हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये कविता दी गई है। तो आज हम इसी कविता की जो है व्याख्या करेंगे। अन्य भी परीक्षाओं के लिए कविताएं जो है, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, चाहे वो किसी अन्य हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सभी के लिए ये व्याख्याएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर देखें। तो ये कविता जो है वो नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। उनके कविता संग्रह, अगर बात करें उनके कविता संग्रह की, तो उनके कविता संग्रह युगधारा, ये ज़रूर याद रखिए। परीक्षा में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है इनका संकलन। तो उनकी कविता जो उनका संकलन है युगधारा, उसके अंतर्गत ये कविता संकलित है। और इस कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1939 ईस्वी है। तो इस कविता का प्रकाशन वर्ष हो गया 1939 ईस्वी। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1939 ईस्वी इस कविता का प्रकाशन वर्ष। और युगधारा में जो बाद में संकलित की गई वो थी 1953 ईस्वी। तो आप इन दोनों जो ईस्वी हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। तो इस कविता का प्रकाशन वर्ष हो गया 1939 ईस्वी, और ये युगधारा में, उनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित की गई 1953 में है युगधारा की प्रकाशन वर्ष। तो चलिए अब कविता को हम पढ़ते हैं। तो इस कविता में जो है मुख्यतः प्रकृति का वर्णन है, बादल का जो है वर्णन किया गया है, बादल की स्थिति का, कि उसकी सुंदरता का जो है वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। ये उनका प्रकृति से जो प्रकृति चित्रण है इस कविता में उन्होंने किया है। वर्षा ऋतु के आने पर जब मौसम में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है प्रकृति में, उन दृश्यों का वर्णन जो है कवि ने किया है। तो इसी में प्रकृति के विभिन्न जो मनोभाव होते हैं, उस टाइम जो उनके मनोभाव होते हैं, एक पावस उमंग की जो भावना होती है। मानसरोवर में हम हंस को तैरते हुए देखते हैं, चकवा चकवी को हम देखते हैं, और हिमालय की गोद में सुवास को खोजते हिरन को देखते हैं। हिमालय की चोटियों में बादलों का गरजना, तूफान का दृश्य, इन सब का चित्रण जो है उन्होंने बहुत ही आकर्षक ढंग से कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो बादल को घिरते देखा है, तो बादल के जो उन्होंने अपनी कविता है उसमें प्रकृति का चित्रण किया है। वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति का जो दृश्य होता है, उन सभी दृश्यों का जो है अलग अलग वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो चलिए पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ कवि हिमालय की चोटियों की जो है वह प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हिमालय की चोटियाँ जो है वो बर्फ़ की शिखरों से ढकी हुई है, और इस चोटी की जो सुंदरता है वो बहुत ही सुंदर लग रही है उन बर्फ़ के उस पे, और उस पे जब सूरज की किरणें पड़ रही तो और भी सुंदर दिख रही है। तो चलिए हम पूरी पंक्ति एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए पूरी पंक्ति हम यहाँ तक जो है इसकी व्याख्या कर लेते हैं। चलिए। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ कवि जो है
हिमालय पर्वत की जो चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती है और उन बर्फ़ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर घिरे हुए जो बादल की सुंदरता है, उसका वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया है कि हिमालय की चोटियाँ जो है बर्फ़ के कारण सफ़ेद है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, तो उनमें जो है बर्फ़ की चोटियाँ से वो पूरा ढकी हुई है और धूप के छोटे छोटे मोती जैसे उसके तुहिन कणों को, और धूप के जो कण हैं वो उन पे उज्ज्वलित प्रकाशित उनको कर रही है। और उन पवित्र चोटियों पर जो है घिरे बादल जो है वो बहुत ही सुंदर से प्रतीत होते हैं। छोटे छोटे जो ओस की बूंदें हैं वो मोतियों के समान उन पे दिखाई देती है। और मानसरोवर के जो सुनहरे रंग के कमल पर गिरती है तो वह बहुत ही प्यारी लगती है। जो ओस की बूंदें जो है मानसरोवर में जो कमल के पुष्प होते हैं उस पे जब वो बूंदें गिरती है छोटी छोटी, तो देखने में बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगती है। वे सुनहरे कमल और अधिक जो है सुंदर और मनमोहक हो जाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ का दृश्य अपनी आँखों में उतारें तो वाकई ये दृश्य जो है वो बहुत ही मनोहर है कि जहाँ बर्फ़ की चादरें जो है पूरी ओर ढकी हुई हो बर्फ़ की चादरों से, और वैसे ही मानसरोवर के जो में जो कमल के पुष्प होंगे उस पे अगर छोटी छोटी ओस की बूंदें, वो तो कितनी सुनहरी, कितनी प्यारी होगी। तो वाकई ये दृश्य जो है बहुत ही मनोहर होगा। तो चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आगे कवि इसमें इस प्रकार से कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में तुम जो जहाँ पे पर्वत सब है उन देशों में बादल के घिरने पर वहाँ की झीलों में जो है हंसों के जो सौंदर्य का वर्णन है इन पंक्तियों में किया गया है। तो हिमालय की जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और उनके मध्य जो है अनेक कई प्रकार की छोटी बड़ी झीलें हैं, और उन झीलों में बहने वाला जो जल है वो बहुत ही पवित्र होता है और नीला होता है, नील सलिल। तो नीला उस सरोवर का जल होता है। उस नीले जल में जब ये वर्षा ऋतु की जो है वो आती है तो उसमें जो है गर्मी और घुटन से दुखी हंस जो है उसमें तैरते दिखाई देते हैं। तो अपनी गर्मी शांत करने के लिए जो सुंदर सुंदर हंस होते हैं वो उसमें हमें तैरते दिखाई देते हैं। और ये हंस जो होते हैं समतल देशों की जो गर्मी से व्याकुल होकर जो है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है उन प्रदेशों से ये हंस जो है इन ठंडी हिमालय की जो ठंडी ठंडी झीलें होती हैं उनमें आके बस जाते हैं, वहाँ वो तैरते दिखाई देते हैं। और उन झीलों में जो तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तो उन झीलों में जो खट्टे मीठे तंतुओं का स्वाद लेने की इच्छा से उन झीलों में आ जाते हैं। तो उन झीलों को तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो चलिए आगे हम पूरी पंक्ति पढ़ते हैं। ऋतु वसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विहरत हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर,
प्रणय कलह को छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे अब जो है थोड़ा हम विस्तार से देखते हैं। तो आगे की पंक्तियों में जो है कवि ने जो है अलग अलग दृश्य का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का शुभ प्रभात था, क्योंकि वसंत ऋतु की बेला थी, उसमें सुबह का समय था, सुंदर समय था, मंद मंद था, अनिल बह रहा था। तो हवा भी जो है वो धीमी गति से बह रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी और सूरज की जो है वो मीठी मीठी किरणें धरती पर पड़ रही थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और उसके सूर्य की कोमल किरणें जो है अगल बगल उन चोटियों पर पड़ रही थी, एक दूसरे से विहरित होकर। तो आगे कवि कहते हैं कि एक दूसरे से अलग होकर और ऐसे सुंदर से दृश्य में जो है जो चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं उनके जोड़े जो है प्रेम की किल्लोरें करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्हें जो है चकवा चकवी को जो है शाप मिला होता है, वो रात में एक दूसरे से जो है बिछुड़ जाते हैं, लेकिन जो सुबह होती है उसमें वह पुनः वापस मिल जाते हैं। तो जब सुबह का वातावरण का दृश्य का यहाँ वर्णन हुआ है कि सुबह के समय वसंत की ऋतु है, प्रभात की सुंदर वेला है, हवा भी धीरे धीरे चल रही है, सूरज की रोशनी जो है वो मीठी मीठी धरती पे पड़ रही है और इस मनोरम दृश्य में जो है चकवा चकवी एक दूसरे से प्रेम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें जो है रात में परस्पर ना मिलने का शाप मिला हुआ है, इसलिए वे जो है रात में एक दूसरे से अलग रहते हैं और रात में जो है दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए क्रंदन करते हैं, रोते रहते हैं। तो सुबह होके वो परस्पर मिल जाते हैं और उनकी जो वो वियोग भरी पुकार जो रात में हो रही होती है वो समाप्त हो जाती है। तो और सुबह में दोनों मिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वे जोर जोर से बोलकर एक दूसरे से रात भर ना मिलने की जो उलाहना होती है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। तो शैवालों की हरी दरी पर, तो वहाँ पे जो है शैवालों की हरी दरी पे, शैवालों की से भरी हुई जो दरी है, प्रणय कलह छिड़ते थे। तो उनकी जो प्रणय कलह मिलने के बाद जो उनके बिछड़न की जो रात भर जो बिछड़े होते हैं वो उस जब मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को उलाहना दे रहे हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। आगे की पंक्ति, तो चलिए अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आगे कवि जो है इस प्रकार से कह रहे हैं कि बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियां हैं वो सैकड़ों हजार ऊंची, शत सहस्त्र फुट ऊंचाई, यानी कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंची पर वो बर्फ़ की जो पहाड़ी है वो है और उस दुर्गम पहाड़ी पर बर्फ़ पर जो एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है। तो वहाँ पे तरुण कस्तूरी मृग को, उस ऊपर में एक कस्तूरी मृग को देखा है। वह अपनी नाभि में से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। तो उसके नाभि में से जो है खुशबू आ रही है और वो उसकी खुशबू के पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसे भ्रम है कि वह सुगंध जो है कहीं बाहर से आ रही है। तो उसको जो भ्रम होता है कि यह सुगंध जो है कहीं बाहर से आ रही है और वो इसी चक्कर में जो है वो दौड़ता जा रहा है। अतः भागने और सुगंध
अपने पर चिढ़ते देखा है। तो वो भाग रहा है क्योंकि उसको जो है अपनी नाभि से खुशबू आ रही है, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा है कि ये खुशबू जो है कहीं बाहर से आ रही है, और इसी चक्कर में जो है वो भागने और सुगंध के ना मिलने पर जो है अपने आप से ही चिढ़ रहा है। तो उसका ये अपने आप पर ही चिढ़ना जो है बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो यहाँ जो है कवि कहता है कि हिमालय की चोटियों पर जो बादल के घिरने का दृश्य है वह दृश्य बहुत ही मनोहर है। तो चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। तो चलिए अब अगली पंक्ति पर पढ़ते हैं। कहाँ गए धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने तो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, मेघ को झंझालिन से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आगे जो है कवि यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि हिमालय का जो बर्फीला जो वातावरण है वह बहुत ही मनोरम है। इसी का वर्णन आगे अपनी इन पंक्तियों में भी कह रहे हैं कि इस जो बर्फीला आंगन का जो इतना सुंदर सा दृश्य है, इसे देखकर कवि ने सोचा कि धन का स्वामी कुबेर जो है वो यहीं कहीं रहता होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि कहाँ गए ये कुबेर, कहाँ गई उसकी अलकापुरी। तो उसकी अलकापुरी का भी कहीं पता नहीं है। फिर आगे कवि कहते हैं कि नहीं ठिकाना कालिदास के। तो कवि कालिदास ने अपने मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया था उसका भी यहाँ कोई पता नहीं चलता। तो कवि को लगता है कि वो भी यही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि उसका भी यहाँ पता नहीं चल रहा है जो कालिदास की ने जिस गंगा नदी का वर्णन किया था, ना ही उसके उस मेघदूत का पता चलता है। किंतु नहीं पता लग रहा कि उसने जिस मेघदूत का वर्णन किया था, मेघदूत यानी कि मेघ का दूत, वह भी कहाँ बरसा होगा उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा है। तो आगे कवि कहते हैं कि कौन बताएगा वह छाया में। तो आगे वो कह रहे हैं कि वह तो यहाँ के प्रत्यक्ष देखे गए सौंदर्य की बात करता है। तो कवि ने कहा कि वह तो यहाँ जो सामने उनके दिख रहा है वो उस प्रत्यक्ष सौंदर्य की बात कर रहे हैं। उसने यहाँ घोर सर्दी के दिनों में आकाश को छूते हुए, तो भीषण जाड़ों में यानी कि घोर सर्दी के दिनों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की जो सबसे ऊंची जो है कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची पर चोटी पर एक बादल को वायु के अंदर से गरज गरज कर टकराते हुए देखा है, बादल को घिरते हुए देखा है। तो आगे की पंक्तियां हैं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देव दारु कनन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खंजित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने। तो यहाँ कवि आगे कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर जो है
जो देवदारू होते हैं उनके बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, बड़े बड़े घने जंगल पाए जाते हैं और उनमें सैकड़ों छोटे छोटे झरनों का निर्झर निर्झर कल। तो वहाँ पे जो है सैकड़ों छोटे छोटे बड़े और छोटे बड़े हर तरह के जो है झरनों का स्वर जो है निर्झर निर्झर, यानी कि उनका जो स्वर है, कल कल का जो स्वर होता है उन झरनों का, वो गूंजता हुआ दिखाई देता है मुखरित देवदारू कनन में। और देवदारू के जो है घने जंगल दिखाई देते हैं शोणित धवल भोजपत्रों में। तो वहीं पर जो है लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से सजी हुई छाई हुई कुटी के भीतर तो उसकी कुटिया है, जिनके अंदर जो है हिमालय के निवासी रहते हैं। वे निवासी जो हैं अनेक कलाओं में रुचि रखते हैं, जैसे कि रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे। तो वे जो है अपने बालों में रंग बिरंगे और खुशबूनुमा जो फूल होते हैं उनको सजाए रहते हैं। इंद्रनील की माला डाले, और वो जो है गले में नीलम के जो पत्थर होते हैं उनकी माला पहनते हैं। शंख सरीखे सुघड़ गलों में, और यहाँ की जो कन्याएं होते हैं वो नीले कमल की जो है माला डाले रहती है और खिले हुए लाल कमलों को जो है अपनी चोटी में लगाए रहती है। और यहाँ पर जो है कानों में कुबले लटकाए और नीले कमल की जो है माला लटकाई रहती है, लाल कमल की चोट जो है वो पुष्प जो है उनके बालों में दिखाई देता है। शतदल लाल कमल वेणी में, रजित रजित मणि खंचित कला में। और यहाँ पर जो है किन्नर नर और नारियां जो है नशे में हमेशा लीन दिखाई देते हैं। उनकी आँखों में जो है लाल जो है नशे से उनकी आँखें जो है दिखाई देती है। आगे की पंक्ति देखते हैं। रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदी दारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो आगे कवि इस प्रकार से बता रहे हैं कि इन पहाड़ियों पर यहाँ पर जो है किन्नर नर और नारियां जो है हमेशा नशे में मदी दारुण तो नशे में लीन रहती है। उनकी आँखों में जो है उन नशे की लालिमा जो है वो भरी रहती है और वे मृग की छाल से बनी मृगशाला के आसन पर जो है पलथी मार के बैठे हैं। उनके सामने जो है लाल चंदन की लोहित चंदन की त्रिपटी पर तो लाल चंदन की जो है चंदन से बनी तिपाई रखी है। उनके सामने जो है कलात्मक जो है अलग अलग सुराहियाँ भी रखी हुई है और किन्नर और किन्नरियाँ अपने कोमल आकर्षक अंगुलियों से जो है मृदुम मनोरम उंगलियों को, तो किन्नर जो है और किन्नरियाँ अपनी कोमल आकर्षक उंगलियों से वंशियों पर अलग अलग तान छेड़ते हैं, मधुर तान छेड़ते हैं। तो कवि ने जो है ऐसे कलात्मक जीवन को वहाँ देखा है, इतने ऐसे से दृश्य जो है वो उन्होंने हिमालय पर देखा है। तो वाकई वह जीवन जो है कितना अच्छा है। ऐसे वातावरण में हिमालय की चोटियों पर जो घिरते हुए बादलों की सुंदरता और ये जो दृश्य है वाकई बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर अगर इस कविता की बात की जाए तो वाकई इस कविता में जो है कवि ने प्रकृति के बहुत ही मनोरम दृश्य का चित्रण जो है इस कविता में उन्होंने किया हुआ है। बादल के दृश्य का, बादल के उस जो पहाड़ी जो इलाका है
पहाड़ की चोटियाँ, वहाँ पे जो उनका दृश्य है पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ, ढका हुआ, उस पे जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन जो है इसमें किया हुआ है। साथ ही चकवा चकवी के प्रेम लाप और उनके मिलने पर जो कलह का अनोखा वर्णन भी इसमें किया हुआ है। हिरन के जो सुगंध आने की बात जो है और खुद में ही जो चिढ़ने की बात, कवि ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। इसके बाद जो है यहाँ पे कुबेर की अलकापुरी और कालिदास के मेघदूत का मेघ खोजने की बात भी यहाँ की है। और जो यहाँ हिमालय पर बसने वाले किन्नर और किन्नरी हैं, उन निवासी लोग हैं, उनका मनोरम वर्णन जो है इस कविता में कवि ने बहुत ही बखूबी ढंग से किया है। तो वाकई कविता जो है वो बहुत ही सुंदर है। और तो यहाँ आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।